जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संसद जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इससे संबंधित हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में बार बार इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज हम संसद के सदनों को पढ़ेंगे और संसद को भी पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है और संसद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे और आप अपना एग्ज़ाम में इसको सही कर आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद की बात करते हैं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद का उल्लेख किया गया है। अगर बात करते हैं संसद के अंगों की तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में बताया गया है, लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के बारे में बताया गया है, और तीसरा इसका अंग होता है राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति इसका तीसरा अंग इसलिए होता है, जैसे दोस्तों अगर कोई बिल पास करना है, कोई बिल आया है, उसको वह तब तक अधिनियम नहीं बनेगा तब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर उस बिल पर नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेनली अगर हम बात करें तो हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति से संबंधित मैंने अपने ही चैनल पर एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाली है, वो आप लोगों को देख लेनी है। तो राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें संसद की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद के कितने अंग हैं। तो इसका आपका आंसर होगा संसद के 3 अंग हैं। और अगर हम बात करते हैं संसद जो है कहाँ का लिया हुआ शब्द है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगर संसद की जननी की बात करें, संसद कहाँ से इसका जन्म हुआ है या संसद की जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर होगा ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसद का निर्माण किसने किया था, तो आपको 2 नाम यहाँ पर याद रख लेने हैं, एडविन लुटियंस या फिर दूसरा नाम है यहाँ पर हर्बर्ट बेकर। इन दोनों का नाम आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद में कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भाषण दिया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला नंबर आप लोगों के सामने है डी आइजनहोवर, जो कि 1959 में इसने सबसे पहले भारतीय संसद में ये भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। दूसरा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो जिमी कार्टर, जिसने सन 1978 में भारत की संसद में भाषण दिया। तीसरा नाम है बिल क्लिंटन, जिसने सन 2000 में भाषण दिया था। और चौथा नाम बराक ओबामा, जो कि 2010 में इन्होंने भारत की संसद में भाषण दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि भारत की संसद में ऐसे कौन से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसने भाषण दिया है। तो ये चारों आप लोगों को याद कर लेने हैं। अगले अगर पॉइंट पर चलते हैं, अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है संसद के सत्र। दोस्तों, अगर संसद के सत्र की हम बात करें तो संसद के कुल यहाँ पर 3 सत्र होते हैं और 3 सत्र पूरे 1 साल के अंतर्गत होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है, तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र। अगर बात करें बजट सत्र की तो ये फरवरी महीने से लेकर मई तक चलता है। मानसून सत्र की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और शीतकालीन सत्र की बात करते हैं तो नवंबर से दिसंबर तक जो है शीतकालीन सत्र होता है। अगर यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे अधिक समय तक कौन सा सत्र संसद का चलता है, इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई तक सबसे अधिक समय तक चलता है। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। तो ये तीनों सत्र आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, इसके बारे में हम समझेंगे। और मैंने आपको बताया कि लोकसभा का अनुच्छेद क्या था और राज्यसभा का अनुच्छेद क्या था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लोकसभा का अनुच्छेद याद कर लेना है 81, मैंने आप लोगों को बताया था, और राज्यसभा का अनुच्छेद यहाँ पर 80 आप लोगों को याद कर लेना है। अगर बात करते हैं लोकसभा की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। इसको हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं और इस राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा को हम जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो हैं ये लोकसभा में जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसको हम चर्चित लोगों का सदन कहते हैं।
यहाँ पर प्रथम सदन इसको कहते हैं। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन, और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को स्थायी सदन। दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं, यह कभी भंग नहीं होता, और लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो इसको अस्थायी सदन बोलेंगे। इसको हम युवाओं का सदन भी बोल सकते हैं और राज्यसभा को हम बड़ों का सदन कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर इनको याद कर लेना है। आगे हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा के टोटल कितने सदस्य माननीय हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 552 अधिकतम सदस्य लोकसभा के होते हैं, और उसमें से जो 550 सदस्य आते हैं वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात को बताऊँ आपको कि एंग्लो इंडियन होते क्या है, तो दोस्तों जिनके माता जो इंडियन होती है और पिता जो है वो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के होते हैं, उसको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अगर यहाँ पर बात करें 505 सदस्यों में से 550 सदस्यों में से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आते हैं, और 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, संविधान संशोधन 104 हुआ। जी हाँ दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन थे, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एंग्लो इंडियन की परिभाषा आपको बताई, जो एंग्लो इंडियन थे उनको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर जो 552 सीट थी 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो ये 550 जो है अधिकतम सदस्य यहाँ पर रह गए, और ये 550 सदस्य जो हैं राज्यों और यूटी से आते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें कि लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में अगर वर्तमान सदस्यों की हम बात करें तो आपके सामने है 545 सदस्य हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ पर समाप्त कर दिया, तो वर्तमान में 543 सदस्य वर्तमान में बचे हैं, और जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आते हैं, और 13 सदस्य वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, वे जो राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राज्यों से जो सदस्य आते थे, उसमें से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 5 सदस्य आते थे और एक जो है लद्दाख का आता था, तो ये 6 कम होकर केंद्र शासित प्रदेशों में चले जाएंगे, तो केंद्र शासित प्रदेशों में 19 सदस्य आएंगे, और यहाँ पर 530 में से 6 कम होने के बाद 524 सदस्य राज्यों से लोकसभा के अंतर्गत आएंगे। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट यहाँ पर है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो अधिकतम राज्यसभा के 250 सदस्य हो सकते हैं, और उन 250 में जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों ये मनोनीत सदस्य कौन कौन होते हैं, तो ये जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति की तरफ से जो मनोनीत किए जाते हैं, ये स्पेशली कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से होते हैं। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में भी बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं लोकसभा की, और यहाँ पर आपके सामने राज्यसभा है। लोकसभा के अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो यह 6 वर्ष का होता है। दोस्तों आपको कन्फ्यूज करने के लिए एक प्रश्न बनता है कि बताइए राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, और कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न ये बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा की, तो इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ही हम इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर है योग्यता के बारे में आप लोगों से मालूम किया गया है कि लोकसभा की क्या योग्यता रहेगी और राज्यसभा के सदस्यों की क्या योग्यता रहेगी। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करें तो यह है भारत का नागरिक होना चाहिए, और आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, या फिर पागल या दिवालिया ना हो। अगर राज्यसभा की हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्यसभा की भी योग्यता होती है भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और इस सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, या पागल या दिवालिया ना हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेनी है कि लोकसभा के जो सदस्य कार्यकाल होता है, मतलब जो योग्यता होती है वो 25 वर्ष इसकी आयु होती है, और यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 30 वर्ष होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे मालूम कर लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है चुनाव।
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें लोकसभा की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रत्यक्ष तरीके से मतलब डायरेक्ट इनका चुनाव होता है, चुनाव में जनता भाग लेती है। अगर यहाँ पर हम इसी तरह से राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होता है और चुनाव में जो विधायक या एमएलए होते हैं ये भाग लेते हैं। अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं सदस्यों की, तो इनके सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है। जैसे मान लो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, 2019 में इसके चुनाव हुए थे और 2024 तक यह लोकसभा चलेगी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और यहाँ पर अगर राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के सदस्य 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 वर्ष के बाद जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगला आप लोगों के सामने है लोकसभा के पदाधिकारी। जी हाँ दोस्तों, हम लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अगर बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का, जो संविधान में उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 93 में किया गया है, ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पद आप लोगों के सामने है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष की तरह ही ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है आइए देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर का काम लगभग लोकसभा जो होते हैं उसके नए सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। अगर वर्तमान में हम बात करते हैं कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो वीरेंद्र कुमार आप लोगों को याद कर लेना है। अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पद आपको लोगों के सामने है, अध्यक्ष या फिर स्पीकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और दोस्तों ये पूरी वीडियो ही आपकी परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बार बार आपकी हर परीक्षाओं में सवाल आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है, लोकसभा के सभी कार्यों का जो व्यवस्थित रूप से संचालन करना और उनको नियंत्रण करना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। दूसरा कार्य आप लोगों के सामने है, लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जी हाँ दोस्तों, जो संयुक्त बैठक होती है या ज्वाइंट सीटिंग होती है, यहाँ पर जो है ज्वाइंट मीटिंग की जो अध्यक्षता करता है, ये कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरा यहाँ पर है, जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो, निर्णय ना निकल पाने का स्थिति ये होती है कि मान लो लोकसभा में 50 सदस्य जो है किसी बिल के फेवर में हो और 50 सदस्य ही बिल के फेवर में ना हो, तो यहाँ पर बराबर वोटिंग हो जाएगी। और इस बराबर वोटिंग की स्थिति में कैसे पता लगेगा कि इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में जो निर्णायक मत देगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। जो 51वां जो वोट आएगा उसी तरफ निर्णय होगा कि ये विधेयक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है धन विधेयक का निर्धारण करते हैं। और पांचवा पॉइंट आप लोगों के सामने है, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्य को समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वे कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और आपको कमेंट बॉक्स में एक हमारे सवाल का आंसर देना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के कौन कौन से पदाधिकारी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति और उपसभा की बात करें, तो भारतीय संविधान में यहाँ पर अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया है। अगर सभापति की यहाँ पर हम बात करें, तो सभापति के क्या कार्य होते हैं और किस लिए इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट या जिसको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, वही जो राज्यसभा होती है उसके अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यह जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति इनका कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी वजह से अगर सभापति अनुपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं तो उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। और वर्तमान में अगर उपसभा की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ जी जो है वर्तमान में उपसभापति है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस पूरी वीडियो में
मैंने आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और छोटे भाई बहनों में अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी हेल्प हो पाए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। और वीडियो को यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।